हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे क्लासेस। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो कल हम लोग देखे थे लेक्चर 1 में 1 से लेकर के 25 ऑब्जेक्टिव देखे थे कल, और आज हम 26 से देखेंगे। और कल आप लोग को मैथ्स का भी लेक्चर मिला होगा, तो इसी तरीके से आपको आगे भी लेक्चर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 क्या बोलता है? दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा? तो आपने पढ़ा होगा बैगनी। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रकाश के परिकिरणन के कारण। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह। आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि और तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 5। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष से। दूरदृष्टि दोष से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड। कोलाइड कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेत्रगोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्रगोलक का व्यास लगभग होता है, कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश सुग्राही। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जैसा कि आपने पढ़ा होगा, मानव लेंस में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। अभी आप लोग इसको याद कर लें, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है अभी। आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? किस प्रकार का कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तित द्वार की भांति। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। कौन नियंत्रण करता है? परितारिका।
तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रकाश में किसकी शीतलन से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मध्य प्रकाश में किसकी शीतलन से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, हम क्या देख पाते हैं नेत्र गोलक के गोल होने पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट की वस्तु को। निकट की वस्तु को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आप लोग को जैसा कि पता होगा कि हम लोग ये सफलता सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें मेरा टारगेट है कि जो बच्चे अभी तक नहीं कुछ पढ़े हैं उनके लिए हर चीज़ का सही तरीके से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला के उनको 400 प्लस की तैयारी करवा सके। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/10 सेकंड। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दृष्टि निवर्धन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। परितारिका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो यह दोष क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जरा दृष्टि दोष। तो चलिए आपका हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको मैथ का भी मिला होगा, आगे एसएसटी का भी आपको मिलेगा, और ये साइंस का लेक्चर था। तो आप लोग जुड़े रहिए, और टारगेट है हमारा कि सभी बच्चों का 400 प्लस हम मार्क्स ला सकें। तो थैंक यू।